हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग प्रस्तावना की जो ये ऑब्जेक्टिव वाला भाग है उस पर डिस्कस करेंगे और ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो शुरुआत किया जाए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्यान प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना। इसका आंसर ए। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये आपका हो जाएगा प्रस्तावना। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों भारत को गणतंत्र कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, तो यह राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित होता है। इसका आंसर 4 डी हो जाएगा। यहाँ का राज्य प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, एक अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक कैसा राष्ट्र है? आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। अर्थात यहाँ जो है, यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म को जो है समान माना गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये धर्मनिरपेक्ष किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, कोई धर्म के पक्ष में नहीं। 7वां क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। डी नंबर आंसर 7 का। 8 का है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र किसे कहेंगे आखिर? तो राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। 8 का डी। 9 नंबर में, किसी निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में शामिल किया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 9 का सी नंबर। उसके बाद 10 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये है भारत का स्वरूप। उसके बाद है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो वही बात, इस भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोक कल्याण, प्रभुत्व संपन्न। तो ये प्रभुत्व संपन्न जो है, लोक कल्याण, डी नंबर, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? क्या होना चाहिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य कहलाता है। उसके बाद है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि वही इसकी सरकार संसदीय नहीं। तो क्यों जो है भारत गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है? क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए ये गणराज्य है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में के सिलसिले में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक, जनवादी गणतंत्र। तो 15 का डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या? सेकुलर तो सभी धर्मों की अस्वीकृति, सेकुलर। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये है सेकुलर शब्द। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष तो 42वें संविधान संशोधन 1976, तो 1 और 3 दोनों होना चाहिए इसका आंसर। बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग, तो संविधान तो संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, इसलिए लिखा जाता है हम भारत के लोग। उसके बाद है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्या होता है? सामाजिक न्याय को समाजवाद कह सकते हैं।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ये जब हम लोग संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है ये प्रस्तावना है, और इसका जो है आंसर अलग अलग बनता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा का क्या है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन डायरेक्ट अगर कहीं पर रहेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो प्रस्तावना। इस प्रकार से याद रखिएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? तो ए नंबर, हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो फ्रांसीसी क्रांति से बंधुत्व शब्द लिया गया है। उसके बाद अमेरिकी क्रांति से जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया है, और भी जो है बातें जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति से जो है समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस प्रकार से ये 3 बातें जो है ये बोल्शेविक क्रांति 1917 रूस से लिया गया है, और चीनी क्रांति पर इसका प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। 24 का आंसर आपका जो है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ए नंबर आंसर बता रहा है 24 का, तो ये याद रखिएगा, ए नंबर। उसके बाद 25 में संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्श जो है आदर्श आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। 25 का बी आंसर। दोस्तों, तो एग्जाम क्रांति जोन को आप जो है सपोर्ट करें और अधिक से अधिक जो है हौसला दें, ताकि आपको जो है अच्छा से अच्छा कॉन्टेक्ट दिया जाए, और आप जो है परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन। चलिए तो आगे देखा जाए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया है, एकता और अखंडता, और गुटनिरपेक्ष को इसमें नहीं जोड़ा गया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये बात सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो भारतीय संविधान कैसा लोकतंत्र अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त तीनों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो सर्वोच्च सत्ता हमारे यहाँ जनता में निहित है। उसके बाद है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये सब जो है अखंडता, एकता और ये सब जो है आपको प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना का जो है ये एक तरीका से बेसिक आधार है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को जो है अक्षुण्ण बनाए रखने के बात कहा गया। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या कहाँ की गई है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श को हम लोग देखते हैं, आदर्श जो है भारतीय संविधान के उसका जो है आगे रूपरेखा और किस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कह रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे की जो अध्याय होगा वो होगा मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, ये तीनों में दिया गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो
तो ये प्रस्तावना हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि आपको स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें 26 नवंबर 1949 अंगीकार की तिथि दिया गया, जबकि लागू करने की तिथि नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि सॉरी, ये संविधान उद्घोषित नहीं करता है, इसको जोड़ा गया है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत, अर्थ और इंडिया, ये दोनों नाम जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान भारत के जो है भारत की जनता द्वारा इसको जो है स्वीकार किया गया है। भारतीय जनता, डी नंबर। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की जनता में निहित होती है। उसके बाद भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को, ये हम लोग जानते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। किंतु अब जो देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में देखा जाए, तो भारतीय संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो तब अब आकर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43, किस वर्ष भारत का एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये आपका हो जाएगा 1950 में। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन ये आपका जो है एक बार, मात्र एक बार किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। अभी यहाँ जो है आपको प्रस्तावना दिया है, पूरे प्रस्तावना पढ़ने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर जो है आपको दे दिया है कि 26 नवंबर 1949, ये आपको भरने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? तो सामाजिक न्याय करती है, राजनीतिक न्याय करती है, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। ये पूजा की समानता आपका जो है इसमें आंसर नहीं होगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी ये था, नहीं था, पंथ निरपेक्ष ये भी नहीं था, अखंडता नहीं था। तो 1, 2, 3 जो है ये जो है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया था उस समय नहीं था, बल्कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोर्ट की सहायता से बताइए। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, बहुत अच्छा बात, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है संविधान। उसके बाद 4 नंबर, संविधान विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4। पंडित नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव लाता है वही तो प्रस्तावना बना। उसके बाद दूसरा गलत है, क्योंकि संविधान का अंग है ही, तो ये न्याय योग्य होगा। तीसरा में इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 1 मिनट, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बहुत अच्छा। दूसरा होगा, तीसरा नहीं होगा। उसके बाद चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है। चलिए उसके बाद भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तित किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग गणतंत्र
या गणतंत्र या प्रजातंत्र, प्रजातंत्र कहा जाता है। बी नंबर, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, यह है आपका प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। बी नंबर याद रखना। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो ये हम लोग पढ़ लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को, जानते हैं आप लोग। चलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें आपका समाजवाद हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा। उसके बाद है 55 का, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा कि इस प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है तो सार्वसत्ताधारी, इसका आंसर हो जाएगा 56 का डी नंबर, सार्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। डी नंबर आंसर। 57 का हो जाएगा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। इस प्रकार से हम लोग ये प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव वाला भाग देखे थे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और सपोर्ट करें। जय हिंद।